नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 26 जुलाई। हम लोग जो है 26 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप अपनी सुविधा के अनुसार से जो है आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। इस सेट से चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से बातचीत कर रहे थे। और पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिवस से संबंधित है। क्या है दिवस, हाल में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दिवस मनाया गया आप लोगों को विश्व डूबने से बचाओ दिवस। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व डूबने से बचाओ दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, ये कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। कितने तारीख को? तो 25 जुलाई को याद रखिएगा। हर साल जो है 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाओ दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को जो है कह सकते हैं कि पानी में जो डूबने से, लोगों को पानी में डूबने से होने वाली दुर्घटनाओं और उनसे बचाव के तरीकों के प्रति कह सकते हैं कि जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कह सकते हैं कि हर साल लाखों लोग जो है डूबने से अपनी जान क्या कर देते हैं, गवा देते हैं, जिनमें बच्चों और किशोरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और डूबने की घटनाएं कह सकते हैं अक्सर किससे होती है? तो लापरवाही, तैराकी ना आने और सुरक्षा उपायों की कमी की वजह से होती है। इसी वजह से कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है प्रतिवर्ष विश्व डूबने से बचाओ दिवस मनाया जाता है। और कितने तारीख को यह मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 25 जुलाई को। देखते ही होंगे अपने आसपास यदि बाढ़ सब आती है तो बाढ़ सब के आसपास में है कुछ छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं या युवक नवयुवक कह सकते हैं कि जो तैराकी करने के लिए जाते हैं अपने आसपास में, वो जो है आपको बाढ़ सब के क्षेत्रों में डूबते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा हो जाता है, सामाजिक घटना हो जाती है कुछ। जब तैराकी अच्छे से नहीं आता है तो इस तरह का घटना आपको देखने को मिलता है किसी न किसी जगह पे। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो इसको आप ये इस तरह का प्रश्न को ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं हम लोग। किस देश के वैज्ञानिकों ने, अगला जो प्रश्न हम लोगों को है क्या है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? तो चीनी जो है सभी लोग यूज करते हैं, है ना। और चीनी से याद रखिएगा क्या, चीन को। ठीक है, कि किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? तो ये किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। तो जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों से जूझ रही दुनिया को कह सकते हैं कि चीनी वैज्ञानिकों ने एक नई उम्मीद दिखाई है। क्या नई उम्मीद दिखाई है, आइए देख लेते हैं। तो चीन की एक आपको इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको दिखाई पड़ती है। कौन सा इंस्टीट्यूट? तो आपको तियानजिन, है ना, तियानजिन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका दावा है कि आपको CO2 से किससे संदर्भित है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मेथनॉल के जरिए क्या चीज विधि क्या विकसित की जाएगी? तो सुक्रोज। सुक्रोज मतलब सफेद चीनी जो आप लोग यूज करते हैं सफेद चीनी को। तो सफेद चीनी को जो है आप किससे बनाए जाने की विधि है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल के जरिए, है ना, किसके जरिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के जरिए आपको चीनी बनाए जाने की एक तरह से योजना है ना। तो ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में जो है आपको चीनी बनते हुए दिखाई पड़ेगी किससे? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। तो ये एक नई तकनीक आएगी। तो नई तकनीक जो है किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो चीन के द्वारा। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है CO2 और CO2 क्या बनाया जाएगा? मेथनॉल के जरिए चीनी बनाई जाएगी। और किस देश में ये विकसित की जाएगी? तो सीधी सी बात है कि आपको चीन में, है ना। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं तो जो चीनी बनाई जाती है किससे बनाया? सर्वाधिक आपको किससे? गन्ने से। और सेकेंड में कह सकते हैं किससे? तो चुकंदर से बनाई जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि चीन के द्वारा जो है किससे चीनी बनाई जाएगी? तो CO2 के जरिए, मेथनॉल के जरिए, है ना। तो चीनी आप लोग देख ही रहे हैं। तो चीनी, ये सफेद चीनी बात जो कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सफेद चीनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सफेद चीनी तैयार की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब शुरू की गई है? तो ये आपको डायरेक्ट डेट हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है। तो आपको डेट याद रखना है कि 24 जुलाई 2025 को। कब किया गया है? तो 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह ही है। और इनके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 शुरू की गई है। कितने तारीख को? तो 24 जुलाई 2025 को, है ना। तो याद रखना है आप लोगों को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है हर गांव में
अधिक पेशेवर रूप से प्रबंधित वित्तीय रूप से कह सकते हैं कि स्वतंत्र सहकारी संगठन को बनाना है। और सहकारी समितियों के लिए कह सकते हैं कि इसी तरह की नीति कब आई थी, तो 2002 में। और 2002 में किसकी सरकार थी, तो आपको दिखाई पड़ती है बीजेपी की ही सरकार थी। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, कौन प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उसी वक्त जो है आपको दिखाई पड़ती है कौन सी सहकारी समितियों कह सकते हैं कि आपको इस तरह से नीति बनाए जाने की एक तरह से कह सकते हैं कि योजना थी आपको 2002 में। और इसी पर जो है काम किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा आपको सहकारिता कह सकते हैं कि इसके संदर्भ में सहकारिता नीति आपको 2025 लाई गई है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है इसको क्या मूल अधिकार में भी आपको देखने को मिलता है कि इसको जो है मूल अधिकार के कह सकते हैं कि मूल अधिकार में भी संदर्भित किया गया है ना। आप लोग जब पढ़ते होंगे पॉलिटी, तो पॉलिटी में भी आप लोगों को दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत कह सकते हैं कि सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। ये प्रश्न आपको जब करंट कह सकते हैं कि अभी के वर्तमान के दौर में आपको जो ये प्रश्न है देखने को मिल रहा है, पेपर में देखने को मिल रहा है ना। 57वां संशोधन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से आपको दिखाई पड़ती है क्या, तो सहकारी समिति के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। सभी पेपर में आपको देखने को मिलता है, खास करके यदि बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम कवर करते हैं आपको द हिंदू से कवर करते हैं, तो द हिंदू का कह सकते हैं कि आपको जो एडिटोरियल दिखाई पड़ती है वहां पर आपको दिखाई पड़ता है सहकारी समिति के बारे में। और सहकारी समिति आप लोग पढ़ते होंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, आपको मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ते होंगे, है ना। और इसको जो कह सकते हैं कि सहकारी समिति को जो है आपको 57वां संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। हम आगे भी बात करेंगे, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 57वां संशोधन को कब मान्यता दी गई थी, तो 2011 में दिया गया था। तो आप लोग इस तरह से हो जो है आपको हो सकता है कि पॉलिटी से जब प्रश्न उठाए तो यहाँ से प्रश्न उठाए जाने की संभावना रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 57वां संशोधन भारतीय जो है आपको दिखाई पड़ रहा है ये कब 2011 में लाया गया था। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आपको दिखाई पड़ता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना। और इस संशोधन ने कह सकते हैं कि सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाया था। तो कब, तो आपको सीधी सी बात है 57वां याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं कि 57वां संशोधन याद रखना है कब आया था, तो आपको 2011 में। और इसी के तहत कह सकते हैं कि इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। आइए हम लोग यहाँ पर जो है कुछ विशेष और बात कर लेते हैं कि इसको मान के चलिए कि देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में है ना। 57वां संशोधन का जो मुख्य बात है हम लोग देख लेते थे किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपको दिखाई पड़ता है किस आर्टिकल में, आपको मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आपको दिखाई पड़ता है 19 का 1 का सी। ध्यान रखिएगा 19 का 1 का सी किसमें, तो 19 का 1 के सी में आपको दिखाई पड़ेगा सहकारी समिति बनाने के अधिकार को क्या किया गया था, मौलिक अधिकार बनाया गया था, है ना। तो ध्यान रखना है कि सहकारी समिति को बनाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है कहां पर, तो ये आपको दिखाई पड़ता है 19 के 1 के सी में दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं कि आपको और कहां पर इसका चर्चा मिलेगा, तो आपको 43 के बी में आपको इसका चर्चा मिलेगा। कहां पर, 43 के बी में चर्चा मिलेगा। क्या मिलेगा, तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत सहकारी समिति को कह सकते हैं कि यहां पर संदर्भित की गई है। तो संदर्भित की गई है आपको 43 के बी में। और उसके बाद यदि भाग बात करें कि किस भाग में वर्णित की गई है, तो भाग आपको दिखाई पड़ता है किसमें, 9 का बी में दिखाई पड़ता है। 9 का बी में कह सकते हैं कि यह समावेशी किया गया है आपको सहकारी समिति। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 जगह इसका वर्णन दिखाई पड़ता है, एक तो 19 के 1 के सी में, उसके बाद 43 के बी में, और उसके बाद आपको भाग 9 के बी में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको 19 का 1 के सी में क्या है, ये जो आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर क्या है, ये मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, चले आगे हम लोग, चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। ये क्या हो रहा है, बोर्ड छोड़ दिया। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा व्यवधान है तो ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए कहां तक हो चुका है, आपको ये हो चुका है 57वां यहां तक हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न 5वां प्रश्न पर बात करते हैं ना। 5वां प्रश्न क्या है, इस पे बातचीत करते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कह सकते हैं कि साइन किया है। तो भारत जो है हाल ही में किस देश के साथ, तो भारत जो है हाल ही में इंग्लैंड के साथ, है ना। भारत जो है आपको कह सकते हैं कि ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौता है, जिसको कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया जा रहा है, भारत और सीधी सी बात है इंग्लैंड। आपको इंग्लैंड लिखा हुआ रहेगा, यूके लिखा हुआ रहेगा, या आपको ब्रिटेन लिखा हुआ रहे, कुछ भी लिखा हुआ रहे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता जो है किया जा रहा है। और
दोनों देशों के बीच में किया गया है। और यहां पर ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री हम लोगों के तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपको याद रखना है कौन है? कीर स्टारमर है। कौन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री? कीर स्टारमर है। और दोनों के बीच में क्या होती है? समझौता के तहत कह सकते हैं कि हस्ताक्षर हो चुका है। ठीक है, तो हस्ताक्षर जब हो चुका है तो ये हो एक तरह से कह सकते हैं कि नया अध्याय यहां पर शुरू होता है। और यूरोपीय यूनियन से जब कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य पहले हुआ करता था ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश उसके बाद क्या होता है? इसका सदस्य छोड़ देता है। ठीक है, ईयू का सदस्य एक छोड़ता है और उसके बाद कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किसके साथ किया गया है? तो ये भारत के साथ ही किया गया है। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि भारत जो हाल फिलहाल में जो हाल ही में किया गया है, जो आपको क्या कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि हाल में किया गया किसके साथ? फ्री ट्रेड समझौता। तो ये किया गया है इंग्लैंड के साथ, है ना। या इंग्लैंड लिखा हुआ है, या यूके लिखा हुआ है, या ब्रिटेन लिखा हुआ है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो ज्योग्राफी में आपको बता दिया जाएगा कि किसको इंग्लैंड बोलते हैं, किसको ब्रिटेन बोलते हैं, किसको यूके बोलते हैं। ठीक है, चले हम लोग आगे। आपको चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता होता है खास क्यों है, क्यों मान के चलिए कि इसको ज्यादा महत्व दिया गया है। तो महत्व क्या है? यहां पर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड समझौता हो रहा है, 99% भारतीय निर्यात पर क्या होगा? ब्रिटेन में कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी टैरिफ क्या रहेगा? फ्री रहेगा। ठीक है, और वहीं भारत के अंदर जो है ब्रिटिश, यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ कारो नहीं होगा, क्या होगा? कर होगा। ठीक है, करो कह सकते हैं। और विस्की जैसे, चलिए सही है लिखा हुआ कार से, सॉरी, भारत में कह सकता है कि भारत के अंदर कह सकता है ब्रिटिश कार, है ना, ब्रिटिश कार ही सही लिखा हुआ है, ब्रिटिश कार और विस्की। ठीक है, दो प्रमुख उत्पाद कह सकते हैं कि एक कार और क्या है? विस्की जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम होने की संभावना रहेगी। ठीक है, क्या क्या चीज पर? आपको ब्रिटिश कार पर और क्या कहते हैं विस्की जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम होंगे। और अगले साल से लागू होने वाले इस समझौते का लक्ष्य जो है 2030 तक कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच 2 गुना व्यापार करने की एक तरह से योजना है। अभी सीधी सी बात है, आपको दिखाई पड़ता है $56 अरब दिखाई पड़ता है। इसको क्या करने की योजना है? इसको 2 गुना करने की योजना है। तो सीधी सी बात है, आपको जो है आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो ब्रिटिश कार जो भारत में बिकती है, इसका दाम क्या देखने को मिलेगा? आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ पर एक तरह से फ्री हो जाएगा। विस्की जो होती है, जो मान के चलिए एक तरह से आपको ब्रिटेन से भारत में आती है, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्री ट्रेड के अंतर्गत आएगा। और फ्री ट्रेड के अंतर्गत जब आता है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? कि इसका भी दाम जो है थोड़ा सा मार्केट में कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब में मान के चलिए सुधार होने की संभावना है। और उसके बाद भारत कह सकते हैं कि भारत में चॉकलेट, बिस्कुट और सौंदर्य प्रसाधन जो कॉस्मेटिक के अंतर्गत आता है, इस सब उपभोक्ता जो वस्तु बनाया जाता है, इसको कह सकते हैं कि सीधी सी बात है किसके लिए खोल दिया है? ये सबको भी मान के चलिए कि सीधी सी बात है भारत के ब्रिटेन के लिए खोल दिया गया है ना। जैसे कि जूता, कपड़ा, रत्न, ये सब जो सामान आता है सभी को निर्यात किया जाएगा। तो ये सब सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है, ज्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं करना है। क्या बात करना है? तो बात ये करना है कि दोनों देशों को क्या होगा? इससे फायदा होगा। जो भारतीय कह सकते हैं कि आम जनता है, उनको भी फायदा देखने को मिलेगा। और जो मान के चलिए कि वहां पर ब्रिटिश जनता है, ठीक है, तो जो भारतीय एक तरह से जो सामान खरीदते होंगे, उनको भी एक तरह से सस्ता सामान देखने को मिलेगा। और इस समझौते से आपको सीधी सी बात है कि समझ में आ रहा है, ये तो आपके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कौन दिखाई पड़ रहा है? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो आपको दिखाई पड़ रहा है हाथ मिलाते हुए, कौन दिखाई पड़ रहा है? आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दिखाई पड़ रहे हैं। और दो तरफ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ दिखाई पड़ रहा है चीन के दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ क्या आपको अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं ना। ये सब क्या हो सकते हैं? ये इन समझौते से थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनको दिक्कत का सामना हो सकता है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। और इसको जो है जहां पर भी आप लिखते हैं करंट अफेयर्स को, वहां पर आप अच्छे से इस प्रश्न को लिख लेंगे। क्या है प्रश्न? कि हाल ही में एक आपको पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। ये 2025 वाला है, और इसमें जो है पूछा जा रहा है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है, सीधी सी बात है 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हुआ है? भारत को जो है आपको पहले कितना था, तो आपको 2024 की यदि बात कर रहे हैं कि 2024 में ये था किस स्थान पर? तो 85वें स्थान पर था। 85वें स्थान पर से थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऊपर चढ़ा है। तो अभी वर्तमान में किस स्थान पर है भारत? तो 77वें स्थान पर। तो एक तो मान से ये याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है। और उसके बाद यहां से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो प्रथम स्थान पर जो है एकदम सिंगापुर जो है लंबे दिनों से लगातार बना हुआ है। ठीक है, और सिंगापुर का सीधी सी बात है कि कितने देशों में वीजा फ्री आपको देखने को मिलता है, बिना वीजा का आप जा सकते हैं यदि सिंगापुर के कोई नागरिक है। 193 देश में यदि बात करते हैं कि भारत, तो भारत के बारे मान के चलिए जो हम लोग हैं
यदि किसी देश में जाना चाहते हैं बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं, इसी से एक तरह से निर्धारण किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। हम लोग जो है 59 देशों में जा सकते हैं। कितने देशों में? 59 देशों में बिना एक तरह से सीधी सी बात है बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं ना, वीजा मुक्त रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि पहले जो है 57 था तो 85वें स्थान पर था, और हाल फिलहाल में 2 देश में जो है वीजा मुक्त किया गया। कौन कौन देशों के द्वारा? भारत के द्वारा, मान चलो भारत के नागरिकों को वीजा मुक्त किया गया। एक तो पड़ोसी देश श्रीलंका के द्वारा, और एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा एक फिलीपींस है ना, तो फिलीपींस जो आपको देखने को मिलता है, फिलीपींस और श्रीलंका दोनों को जो कह सकते हैं कि दोनों देशों के द्वारा क्या गया, भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त किया है। थाईलैंड के द्वारा, थाईलैंड सब के द्वारा बहुत पहले से ही किया गया है। तो सीधी सी बात है, हम सभी देशों के बारे में बातचीत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितने देशों में वीजा मुक्त किया गया है, तो 59 देशों में, भारत का जो है 59 देशों में। इसी वजह से जो है भारत का स्थान जो आपको देखने को मिलता है किस स्थान पर, तो 77वें स्थान पर आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बीपीएससी का एग्जाम हो उसमें आपको इस तरह का इंडेक्स पूछा जाता है, तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए ये इंडेक्स आपको याद रखना है। ठीक है, कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और भारत का स्थान क्या है, इतना याद रखना है, आपको काफी है। ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको तस्वीर, सीधी सी बात है, इस तरह का तस्वीर आप देखे होंगे, और क्या कहते हैं, जिनके पास पासपोर्ट होगा तो वो समझ ही रहेंगे ये भारतीय पासपोर्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत, कह सकते हैं कि भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। यह प्रश्न सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह प्रश्न आपको देखने को कहां से मिल रहा है, किस पेपर से देखने को मिल रहा है और कहां से मैंने लिया है इस प्रश्न को। तो ये भी प्रश्न मैंने जो लिया है आपको द हिंदू से लिया है। ठीक है, तो द हिंदू में आपको दिखाई पड़ेगा, जो आपको पर्यावरण से संबंधित जो पेज दिया हुआ रहता है उस पर आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ये सब आपको हिंदुस्तान वाला पेपर में नहीं देखना है, हिंदी पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो हिंदी पेपर में ये सब प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, जो मान चलिए कि एक तरह से फ्री ट्रेड है ये सब तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है ये सब आपको इंग्लिश पेपर में ही देखने को मिलेगा। एक तो मान चलिए कि आपको द हिंदू सबसे ज्यादा जो फेमस है आपको समाचार पत्र, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां से आपको ये सब प्रश्न कवर होते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये सब प्रश्न आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ध्यान रखना है। किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कह सकते हैं कि भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, तो सीधी सी बात है किस राज्य में, तो आपको तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सरकार ने कह सकते हैं कि कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया हॉर्नबिल के लिए, कहां पर, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको किस में, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो कि कोयम्बटूर जिले में अवस्थित है। हॉर्नबिल आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले हॉर्नबिल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इसका मान चलिए कि क्या, मान चलिए कि समाज में इसका क्या काम है। ये तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हॉर्नबिल की तस्वीर है ना, तो ये आप तस्वीर अपने आसपास में देखे होंगे, तो इसी को हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यदि बात करते हैं कि इसका मान चलिए कि सामाजिक स्तर पर इसका क्या काम है, इसको क्यों मान चलिए एक तरह से संरक्षण के अंतर्गत रखा जा रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हॉर्नबिल जो है जिन्हें अक्सर कह सकते हैं कि वन कृषक के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, तो ये जो है वन कृषक के रूप में जाना जाता है। और बीज फैला जो मान चलिए कि जो एक तरह से जो जंगलों में जो मान चलिए कि कुछ कुछ वृक्ष होते हैं जो कि मान चलिए कि इस तरह से उसका खेती नहीं किया जाता, उसका बीज जो है इधर उधर एक तरह से ये फैलाने का काम करता है। और ये जो होती है क्या होती है, पारिस्थितिकी के लिए कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। मान लेते हैं कि कोई वृक्ष कहीं पर है और जंगलों में है, तो जंगल में कोई तो पेड़ पौधा लगाने के लिए जाएगा नहीं, तो जब पेड़ पौधा लगाने के लिए जाएगा नहीं तो ये जो पक्षी आपको दिखाई पड़ती है, जो हॉर्नबिल दिखाई पड़ती है, ये सीधी सी बात है, आपको बीज को क्या करते हैं, यदि मान चलिए कहीं पर खाते पीते हैं तो ये क्या दूसरे जगह भी ले जाके उसको एक तरह से फैला देते हैं। इसी वजह से जो है इनको किस रूप में जाना जाता है, वन कृषक के रूप में जाना जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल के बारे में भी। ठीक है, तो एक सीधी सी बात है, आपको किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, तो आपको तमिलनाडु के द्वारा। यदि अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देख सकते हैं कि क्या है। यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि किस शहर की सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए 7 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ये सीधी सी बात है कि आपको बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई पड़ रही है, वैसे बन चुकी है बहुत पहले। आपको कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, नई दिल्ली में है ना, और नई दिल्ली की जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, रेखा गुप्ता है। और इनके द्वारा कह सकते हैं खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की राशि में कह सकते हैं कि वृद्धि की गई है। पहले भी दी जाती थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं दी जाती थी, पहले भी दी जाती थी, और वर्तमान में इसमें क्या किया जाता है, पहले 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी, है ना, और इसको बढ़ाकर कितना करने की योजना है, तो ये करोड़ योजना है, आपको 7 करोड़ है ना, 3 करोड़ से सीधी सी बात है कि 7 करोड़ योजना है। और इसके तहत जो है किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा, जो ओलंपिक है, पैरालंपिक है, इन सब खिलाड़ियों को रखा जाएगा। और उसके बाद जो ग्रेड ए के मान चले कि खिलाड़ी हैं, है ना,
जैसे कि यहाँ पर देखते हो ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक विजेता कह सकते हैं, और ग्रेड ए के खिलाड़ी जो रहेंगे इन लोगों को जो है सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान है। तो कहां पर, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। बहुत से मान चलिए एक तरह से जो खिलाड़ी होते हैं उनको सीधे सीधे नौकरी एक तरह से प्रदान कर दी जाती है। देखे होंगे कि बहुत सारे मान चलिए कि खिलाड़ी को सीधे नौकरी प्रदान की जाती है, और इसी तरह से जो है ये योजना लाई जा रही है कहां पर, तो आपको नई दिल्ली के द्वारा। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है, तो रेखा गुप्ता है ना, और इसी की अध्यक्षता में ये जो फैसला लिया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्या है उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीद पर 1% स्टांप ड्यूटी छूट को मंजूर दी है। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा 1% स्टांप ड्यूटी छूट प्रदान किया है, किसके द्वारा, आपको उत्तर प्रदेश। और किनको, तो ये महिलाओं को, खास करके जो है महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर आपको 1% स्टांप ड्यूटी का छूट प्रदान किया गया। तो किस राज्य के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल जो है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु एक बड़े कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर फैसला लिया है, और जिसमें कह सकते हैं कि क्या किया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की खरीद पर 1% स्टांप शुल्क छूट दी जाएगी, है ना। तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है किस राज्य के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न, जो हम लोगों का 10वां प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या है कि जुलाई 2025 में हाल ही में जो कह सकते हैं कि हाल ही में किस देश के वास्का डुआ, क्या नाम है आपको, वास्का डुआ श्री भूति, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, वास्का डुआ श्री भूति विहार में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो ये कहां पर अनावरण किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है। आपको श्रीलंका में, सीधी सी बात है कि श्रीलंका में याद रखना है कि जो अधिकांश आपको देखने को मिलता है किस धर्म से संबंधित देखने को मिलता है, तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जब देखने को मिलता है तो वहां पर जो है अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, कहां पर, आपको श्रीलंका में, ठीक है। और ये जो जगह का नाम आपको जो देखने को मिलता है कहां पर, तो श्रीलंका का कालूतारा एक जिला का नाम है, और वहीं पर जो है एक मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, और उस जगह जो है उसका क्या नाम है, तो वास्का डुआ श्रीभूति विहार नाम है। क्या नाम है, तो वास्का डुआ श्रीभूति नाम है, और इसी जगह जो है अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। और यह पहल जो है भारत और श्रीलंका के बीच कह सकते हैं कि विशेष रूप से उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से कह सकते हैं कि गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक सशक्ति का क्या है, एक सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सांस्कृतिक संबंधों का एक सशक्त प्रतीक देखने को मिलता है। और आप लोग जो पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि अशोक का जो मान के चले कि पुत्र और पुत्री थी, आपको महेंद्र और संघमित्रा आपको देखने को मिलती है कहाँ, श्रीलंका जाते हुए, वहां पर जो है बहुत ही वृक्ष लगाते हुए। तो ये इसी वजह से कह सकते हैं कि इनके प्रतीक के तौर पर यहाँ पर इसका एक तरह से प्रतिकृति का, किसका, जो इसके जो कह सकते हैं कि पुत्र और पुत्री जाती है अशोक का, और इसी वजह से जो अशोक का स्तंभ का एक तरह से प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो कहां पर, तो ये श्रीलंका में किया गया है ना। तो ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका में जो है हाल फिलहाल में प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, किसका, तो अशोक स्तंभ का। तो हम लोग जो है आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न इतना ही रखते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग आप लोगों से कल जो प्रश्न पूछे थे, क्या पूछे थे, उसका हम लोग जवाब देख लेते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों से कल पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे थे कि निम्न में से किस देश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दे दिया है। तो सीधी सी बात है कि इसका सही जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा, आपको दिखाई पड़ रहा है आंसर, आपको कौन सा, आपको इंग्लैंड। तो 2027, 2029 और 2031 दो वर्षों पर सीधी सी बात है आपको टेस्ट का क्या होता है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और किसका, यहाँ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहा है। और इसका जो फाइनल होगा, तो कहां पर फाइनल होगा, यहाँ पर आपको केवल इंग्लैंड में, है ना। अभी तक जो है वर्तमान आपको जो शुरुआत हुआ है आपको इंग्लैंड से ही है, और सभी फाइनल आपको अभी तक में जो देखने को मिल रहा है कहां पर देखने को मिल रहा है, इंग्लैंड में ही। जो अगला जो होने वाला है 2000 कब होने वाला है, तो 2000 सीधी सी बात है 2027 में होने वाला है। उसके बाद कब होने वाला है, तो दो वर्षों पर होता है, 2029 में और 2000 आपको कब 31 में होने वाला। और यदि बात करते हैं कि 2025 का, तो 2025 का मान चलिए कि आपको फाइनल के विजेता कौन है, तो साउथ अफ्रीका। इस बार जो है मान चलिए ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कौन जीतता है, आपको चैंपियन बनता है। तो टेस्ट चैंपियनशिप जो विजेता है कौन है, आपको साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग जानते ही होंगे, है ना। चलिए आज का प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से आप लोगों को बताना है, कहां पर बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है, जल्दी से देख लीजिए कि कौन सा भारतीय राज्य, है ना। इस प्रश्न को जो है कल मैंने पूरे विस्तार से आप लोगों को बताया था। यदि आप वीडियो अच्छे से वॉच किए होंगे, है ना, यदि वीडियो को आप अच्छे से वॉच किए होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को आना चाहिए। क्या है प्रश्न, देख लेते हैं।
कौन सा भारतीय राज्य अपनी खनिज विरासत को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू कर रहा है? तो ये कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सा राज्य है? तो आपको बताना है, इसका आंसर का जवाब कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में। जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं वहां पर आप इसका जवाब बताने की कोशिश करना है ना। आप जब तक मान के चलिए जवाब देते नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से या नहीं देख रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को मान के चलिए यदि जवाब आता है तो इसका जवाब आपको देना है। जिस भी चैनल पर देख रहे हैं वहां पर आप कमेंट बॉक्स में जाके इसका सही आंसर आप लिखने की कोशिश करिएगा। यदि मान चलिए आपको इसके बारे में विशेष जानकारी है तो विशेष जानकारी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।